पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि 19th सेंचुरी में किस तरह से कॉलोनियलिज्म का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े जो यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे वो बहुत सारे छोटे देशों को या पिछड़े हुए देशों को गुलाम बना रहे थे। हमारा भी देश उस श्रेणी में था, हमारा भी देश एक कॉलोनी था, कॉलोनियल सोसाइटी था। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा और किस तरह से जो ट्रेड वगैरह हो रहा था, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा था, उसके पीछे कौन सा डार्क साइड था, ये चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है रिंडरपेस्ट और द केटल प्लेग पार्ट 1। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, कि 2 पार्ट होगा इसका। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बैकग्राउंड को जानेंगे कि क्या था रिंडरपेस्ट और क्यों, आखिर किस तरह से इसने इफेक्ट डाला था। तो यहाँ पे ये बता दें कि रिंडरपेस्ट क्या था, एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज था अमंग कैटल, जानवरों में फैलने वाला एक तरह का प्लेग था। आज भी है रिंडरपेस्ट, आज भी होता है। जैसे कि जो भी जानवर होते हैं ना, कैटल, बफेलो, काऊ वगैरह, गोट्स, उनको ये बीमारी होती है। और क्योंकि अब तो काफ़ी पुराना होने के कारण अब जानवर इसमें मरते नहीं हैं, लेकिन एक समय था कि सारा जानवर मर गया था इसके वजह से। तो व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, मतलब कि इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं। आपको लगता होगा कि रिंडरपेस्ट ये तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री में सारा कुछ मिला हुआ होता है, सब चीज़ के बारे में पढ़ना होता है कि किस तरह से कौन सी बीमारी ने किस तरह से समाज को प्रभावित किया, इससे क्या असर हुआ, है ना। पिछले वीडियो में हमने जो पोटैटोज के बारे में या कि चिलीज के बारे में पढ़ा था, तो ये फूड से जुड़ा हुआ था। तो सारा चीज़ लगभग इसमें मिला हुआ होता है। इट शोज दैट इम्पैक्ट द कॉलोनाइज्ड सोसाइटी, हाउ द पीपल सफर्ड। इस टॉपिक में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो कॉलोनियल सोसाइटी थी, जैसे कि हमारा देश भी एक कॉलोनियल सोसाइटी थी, दुनिया में और भी कॉलोनियल सोसाइटी थी, तो वहाँ के लोग इस ग्लोबलाइजेशन के वजह से कैसे सफ़र हो रहे थे, ये समझेंगे इस वीडियो में। मेन जो है कि कॉलोनाइजेशन के वजह से किस तरह से लोग सफ़र हो रहे थे, ठीक है, किस तरह से लोग पीड़ित हो रहे थे और उसमें रिंडरपेस्ट का क्या रोल था। ठीक है, तो जैसा कि आपको समझ गए कि रिंडरपेस्ट एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज था, जानवरों में फैलने वाला। और ये कहाँ हुआ था, ये सारा चीज जानते हैं। अफ्रीका में हुआ था, और अफ्रीका में होने के रीजन क्या थे और अफ्रीका का क्या बैकग्राउंड था वो समझते हैं। कि देखो स्टूडेंट, अफ्रीका एक कंटिनेंट है, जान रहे हैं ना। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में कंफ्यूज नहीं होना है। अफ्रीका एक कंटिनेंट है और साउथ अफ्रीका उस कंटिनेंट का एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका के साउथ पार्ट में है। तो अभी हम पूरा अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की नहीं, सिर्फ पूरे अफ्रीका महादेश की। तो अफ्रीका महादेश में क्या था कि वहाँ के लोग ट्राइबल टाइप के थे। जब तक समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी तो ट्राइबल तरह के लोग थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीन थी, जनसंख्या कम थी, पॉपुलेशन कम था। जमीन, वहाँ लोगों का जीवन, जो आदिवासी लोग रहते थे, उनका जीवन बहुत खुशहाल था, बहुत वो हैप्पीली रहते थे। किसी से कोई वो उस तरह का कोई विवाद नहीं था, किसी का कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ था नहीं, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ना तो उनकी आवश्यकताएं कम थी, जिसके वजह से वो बहुत खुशी से रहते थे। बहुत ज़्यादा ज़मीन था और लाइव स्टॉक्स होते थे उनके पास,
मतलब कि अगर वहाँ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए उन सभी का जिंदगी खुशहाल था जिनके पास जमीन था और पशु थे, बस उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उतने में उनका सारा काम पूरा हो जाता था। किसी के यहाँ उसको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। जितना भी चीज का जरूरत होता था सब लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, सबका काम चल जाता था, कोई किसी का मजदूरी नहीं करता था, कोई दिक्कत ही नहीं, खाना पीना और मस्त रहना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब दिन नहीं रह सका ऐसा। पीपुल रियरली वर्क फॉर वेजेस, लोग मजदूरी के लिए काम नहीं के बराबर करते थे, रियरली मजदूरी पर वो काम करते थे। अफ्रीकन्स वेर लिविंग हैप्पीली, बहुत खुशी से वो लोग जी रहे थे अफ्रीका के लोग। देन यूरोपियन केम टू अफ्रीका, इन अफ्रीका, जैसे यूरोपियन को पता चला, समुद्री मार्गों की खोज हुई, उसे पता चला कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ये दौड़ गया वहाँ अफ्रीका। और वहाँ पे उसने जाके क्या करना शुरू किया, टू स्टेबलाइज प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट। अब उसने वहाँ पे स्टेबलाइज कर प्लांटेशन, चाय कॉफी का बागान लगाना शुरू कर दिया वहाँ पहुँच के। आदिवासी लोग थे, ना तो उनके पास कोई हथियार था, ना कोई शिक्षा थी, उसको आसानी से कैप्चर किया जा सकता था। बोला कि यूरोपियन ने सोचा कि तुरंत इसको हरा देंगे, और हराने के बाद वहाँ पे क्या किया, उसने प्लांटेशन और माइंस वगैरह, यानी कि माइंस से रिसोर्सेस निकालेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, प्लांटेशन फार्मिंग करेंगे, ये सब सारा प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करके मिनरल्स निकाल के इसको एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के अलग अलग देशों में। अब ये लोग तो चले गए वहां, प्लांटेशन भी लगा दिया सारा चीज। अब देखो कि यहाँ पे समझने वाला बात है कि वो प्लांटेशन लगा सकता है, माइंस वगैरह का खोदने का प्लान कर सकता है, लेकिन लेबर कहाँ से लाएगा? इंग्लैंड से लेबर वो ले जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ के तो महंगे लेबर होंगे, लोग जाएगा भी नहीं। अब वहाँ के लोग क्या थे, अफ्रीका के लोग, कि मजदूरी के लिए काम करते ही नहीं थे, उनको जरूरत ही नहीं थी, तो मजदूर उसको मिल नहीं रहा था। किसको? यूरोपियंस को। मजदूर नहीं मिल रहे थे तो उसका काम नहीं हो रहा था। कौन करेगा प्लांटेशन में काम, कौन करेगा माइंस में, कौन काम करेगा? लेबर तो चाहिए ना। और वहाँ के लोगों को लेबर मजदूरी पे काम करने की जरूरत ही नहीं थी। बट देयर वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर। कहाँ पे? अफ्रीका में लेबर का शॉर्टेज था। सो एम्प्लॉयर्स adopted many methods to recruit and retain laborers. लेबर को भर्ती करने के लिए जो एम्प्लॉयर्स थे, यानी कि यूरोपियंस, जो प्लांटर्स थे, जो माइन खोदना चाहते थे, वो एम्प्लॉयर अनेक नीति पॉलिसी ऐसा बनाया जिससे कि वो लेबर को काम पर लगा सके। इसके लिए उसने बहुत सारे पॉलिसी को अपनाया। इम्पोजिंग हैवी टैक्स, उसने भारी भरकम टैक्स लगा दिया अफ्रीका के लोगों पर, ये सोच के कि जब उसकी आमदनी नहीं होगी, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो मजबूर होकर वो काम करने आएगा फैक्ट्री में, माइंस में, प्लांटेशन। लेकिन वो तब भी नहीं आ रहे थे। चार्जिंग चेंजिंग इनहेरिटेंस लॉज, चेंजिंग इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके फादर हैं, आपके फादर के पास 10 बीघा जमीन है, आप 4 भाई हैं, तो फादर के जाने के बाद या फादर जब बूढ़े हो जाएंगे तो संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, बेटों में बांट देते हैं। तो एक पीढ़ी से ट्रांसफर हो जाता है दूसरी पीढ़ी में, फिर दूसरी पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में, जनरेशन में ये ट्रांसफर होते रहता है। उसको कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ। तो यूरोपियंस ने क्या किया कि इनहेरिटेंस लॉ को बदल दिया अफ्रीका में, कि अगर किसी किसान को 4 बेटे हैं तो सिर्फ एक को ही जमीन मिलेगा, फादर का संपत्ति एक को ही मिलेगा, बाकी 3 को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, बाकी जो 3 लोग हैं उनका जीवन कैसे चलेगा?
तो उसको फैक्ट्री में काम करना होगा, माइंस में काम करना होगा। तो ये तरह तरह से वो तरकीबें अपना रहे थे ताकि उसको मजदूर मिल सके। इतने धूर्त थे ये ब्रिटिशर्स। मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। रिस्ट्रिक्शंस ऑन माइन वर्कर्स। माइन, अब जो काम करने के लिए अगर वर्कर्स मजबूर होकर माइन में अगर एक बार आ गए तो फिर वो वहाँ से वापस नहीं निकल सकते थे। उसको कहीं बाहर जाने का, मूवमेंट करने का कोई आज़ादी नहीं था। उसको वहीं पे पूरा काम करवाया जाता था और वहीं रखा जाता था, वहाँ से बाहर नहीं निकलने देता था। आपको याद है कि जब हम जो नेशनलिज्म में इंडिया पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें जो प्लांटेशन वर्कर थे तो उसको भी इसी तरह से बांध के रखा जाता था, कैद करके रखा जाता था। और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका एक ही डिमांड था कि उसको घर जाने की आज़ादी हो। स्वराज का मतलब उसके लिए वही था। तो किस तरह से घटनाएं रिलेट करती हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन माइन वर्कर्स मूवमेंट, वो मूव नहीं कर सकता है, इधर उधर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों यूरोपियंस अफ्रीका गए थे। उसने वहाँ पे वर्कर्स को काम करवाने के लिए, लेबर के रूप में रिक्रूट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह से कॉलोनाइज जो सोसाइटी थी वो सफ़र किस तरह से हो रही थी, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग रिंडरपेस्ट और द केटल प्लेग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि डिटेल से जानेंगे क्या था रिंडरपेस्ट और इसने अफ्रीका में किस तरह के बदलाव लाए और क्या प्रभाव पड़ा वहाँ के लोगों पर इस बीमारी का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।